स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम उसी प्लेटफॉर्म पर करंट जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताऊंगा मैं जो आपको अपने जीवन में देखनी चाहिए। और देखनी क्या चाहिए? पढ़नी चाहिए। पढ़ने का और देखने का मतलब आप भली भांति जानते हो। अपने आप में एक अनुकरणीय फिल्म है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और आपके भविष्य निर्धारण में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आइए, सूचना क्या है। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है मंडे से 1 अगस्त 2022 से। हमारा संस्थान है सिस्टमेटिक और अपडेटेड जीके पर आधारित है और राउंडिंग बैच सिस्टम होता है। कहने का मतलब है जहां से भी आप स्टार्ट करोगे वहीं पर ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये निकला कि हम बैच बंद नहीं करते हैं, हमारे बैच चलते रहते हैं। आपने इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया तो आप राउंडिंग में आकर इकोनॉमिक्स पे ही खत्म हो जाएगा आपका बैच। ये हमारा सिस्टम होता है, इसे कहते हैं राउंडिंग बैच सिस्टम। कोई डेमो नहीं होता है। डिजिटल के इस युग में डेमो की आवश्यकता भी नहीं होती है। YouTube पे हमारे कई वीडियोस दिए जा चुके हैं, आप उन्हें देखकर एक अंदाजा लगा सकते हो, क्राइटेरिया निर्धारित किया जा सकता है कि हमें बात समझ में आएगी या नहीं आएगी। तो YouTube पर जाकर आप इसे देख सकते हो। फिर भी आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, 2 नंबर पे आप प्राप्त कर सकते हो। 9783929576 9950061573। इन नंबर पर आप कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो कर सकते हो। 8 बजे से लेकर 12:30 बजे तक हमारे बैचेज का पहला स्लॉट चलता है, जिसमें इंडिया एंड वर्ल्ड जीके, जनरल साइंस और राजस्थान जीके करवाई जाती है। 2 से 6:30 बजे तक इंडिया एंड वर्ल्ड जीके, सेम ये सिस्टम, जनरल साइंस, राजस्थान जीके। लेकिन स्टूडेंट की मांग पर 6:30 से 7:30 बजे राजस्थान जीके का एक विशेष बैच प्रारंभ किया गया है। इसमें अभी फिलहाल ज्योग्राफी चल रही है, लेकिन मैंने आपको कहा राउंडिंग बेस्ड सिस्टम है, जहां से स्टार्ट करोगे वहीं खत्म हो जाएगा, इसलिए कोई समस्या आती नहीं है। बच्चे नित नए जुड़ते रहते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं विशेष बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात। 1 अगस्त 2022 से हम एक नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं और इन्हीं में से है वो बैच है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये जरूर हो गया होगा कि ये जो टॉपिक है वर्तमान में एग्जाम में आप ये मान के चलो मील का पत्थर होता है और इसे तैयार करना इतना आसान भी नहीं होता है, ये आप भली भांति जानते हो। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये डिमांड करता है करंट की डिमांड करता है। कितना अपडेटेड हो, कोई भी एक भी बात यदि आपकी छूट जाती है तो फिर ये आपका टॉपिक कवर नहीं किया जा सकता। आप इसे ये नहीं कह सकते कि मैं इस टॉपिक को कवर कर चुका हूं। इसी कारण से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये हम स्टार्ट करेंगे 1 अगस्त 2022 से मंडे को, और इसका जो टाइम पीरियड होगा ये मैं आपको बता देता हूं। जो सुबह का जो टाइम पीरियड है वो तो होगा इसका 9:30 से 11 बजे तक, मतलब 1.5 घंटे की क्लास होगी, 9:30 से 11 बजे तक। और जो दोपहर का, जैसे मैं ये कहूं कि यहां जो टाइम पीरियड होगा, एक टाइम पीरियड तो होगा 9:30 से 11 बजे तक, और ये जो टाइम पीरियड होगा ये होगा 3:30 से 5 बजे तक। ये 2 टाइम पीरियड होंगे। यहां पर मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं ये।
3:30 से 5 बजे तक। तो 2 बैचेज है ये अपने, सेम चलेगा, सुबह भी सेम, शाम को भी सेम चलेगा ये। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आपके सामने सब चीजें लिखी हुई है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट होते हैं इसके, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ टेक्नोलॉजी की। स्वास्थ्य से संबंधित बात होती है। अब इसके अंदर कोरोना तो देखो पहले ही अपडेट हो चुका है, लेकिन वर्तमान में हम बात करें तो मंकी पॉक्स और नए नए जो वायरस आ रहे हैं वो डिमांड करते हैं। और पुरानी बातें, हेजे को भी लेना पड़ेगा, रेबीज को भी लेना पड़ेगा, चेचक को भी लेना पड़ेगा, मलेरिया, वो सब यहां पर पढ़े जाते हैं इसके अंदर। बायोटेक्नोलॉजी में वर्तमान में कई नए रिसर्च हो रहे हैं उनके बारे में। जैसे एक मोटे तौर पर आपको बात कहूं, गोल्डन राइस सदाबहार क्वेश्चन देता है, भलीभांति जानते हो। अभी RS प्री 2021 में आया था, नामी MG आया था ना, गेहूं की किस्म, वो इसके अंदर पढ़ी जाती है। क्लियर हुई सारी बात। स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट के बारे में पढ़ा जाता है। अब आप यदि थोड़ा सा भी 6 महीने से तैयारी कर रहे हो तो स्पेस सैटेलाइट पे क्वेश्चन कितने आते हैं आप खुद सोचिए। इसरो क्या कर रहा है, प्लस नासा क्या कर रहा है, चंद्रयान क्या है, हम आगे क्या कर रहे हैं, वो सारी बातें, गगनयान, वो सब इसके अंदर आता है। डिफेंस में मिसाइल, राफेल नाम तो याद होगा, उससे संबंधित जो सारी बातें होती है, मेरी बातों को समझने का प्रयास करें। मिसाइलें हो गई, टैंक हो गया, कौन सा नया ड्रोन, वो सब इसके अंदर पढ़ा जाता है अपडेटेड तरीके से, क्योंकि हम आपको उसी दिन पे छोड़ देंगे। उसके बाद जो नया अपडेशन आएगा, जैसे हर दिन अखबार में हो सकता है कोई नया हम यान शामिल कर ले, ड्रोन ले लें किसी से, किसी देश के साथ समझौता कर लें, वो आप जानते हो यूट्यूब पर करंट पर आपको अपडेट करवा दिया जाता है, वहां पर जाकर आप अपडेट भी कर सकते हो। तो ये सिस्टमेटिक और अपडेटेड जीके होता है, और फिर आपको समय के साथ साथ जोड़ भी दिया जाता है, और आप में इतनी क्षमता आ जाती है कि अखबार में यदि कोई बात आएगी तो आप खुद कहोगे नहीं नहीं इसको तो यहां जोड़ना है, ये आप में क्षमता आ जाएगी। और फिर IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं, और नई नई जो ऐप आ रही है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। नया क्या है, इंटरनेट क्या है, 5G क्या होता है, लेन क्या है, वेन क्या है, सब बातें इसके अंदर आती है। और पुरानी जो चीजें होती है जैसे ब्लूटूथ हो गया, इनके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी होती है। इसके अलावा टीवी के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, मोबाइल के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, वो सब इसके अंदर होता है। फिर नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो नाम से ही आपको पता लग रहा है छोटा सा टॉपिक होता है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता है ये मोटे तौर पर कहूँ तो 5 पेज भी नहीं होंगे, 4-5 पेजों में ये सिमट जाता है, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अभी एक क्वेश्चन आया था थोड़े टाइम पहले कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा, ग्राफीन आया था ना, तो हम तो क्या है हीरे पे टिके रहे, लेकिन वो ग्राफीन हो चुका है। अब सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। अब ये हीरा किस दृष्टि से कठोर पदार्थ है, ग्राफीन किस दृष्टि से कठोर पदार्थ है, ये सब जानकारी इसमें मिलती है। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल आप नाम सुन रहे होंगे नैनो यूरिया, वो यहीं से है। नैनो रोबोट जो इलाज करेंगे वो सब यहाँ से है। तो ये इतना बेहतरीन एक सब्जेक्ट होता है, मैं इसको सब्जेक्ट कहूँगा, जो वर्तमान के एग्जाम में खूब आ रहे हैं। आप जानते हो रेलवे का एग्जाम देखोगे वहां तो पूरा नाम दे रखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, SSC भरमार है इसके अंदर। IAS में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें से आते हैं। IAS में साइंस में फिजिक्स इतनी ज्यादा नहीं आती, ये ज्यादा टेक्नोलॉजी ज्यादा पूछी जाती है। RAS में भी आप RAS मेंस का सिलेबस, प्री का सिलेबस उठा के देखिए, भरा पड़ा है, ये भरा पड़ा, एक एक लाइन दे रखी है, सेम डिटो। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इसके बगैर मुझे लगता है कि हम अपने लक्ष्य प्राप्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे ऐसा लगता है इसको करना बहुत आवश्यक है, मेरे कहने का मतलब ये है। इसके किए बगैर हम ये सोच नहीं सकते कि हम कोई साइंस का क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इसे यदि दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो इसे हम कहते हैं करंट साइंस, साइंस का करंट विज्ञान समसामयिकी आप इसे कह सकते हो। क्यों? इसमें नित्य नई बातें जुड़ती है।
और उसे अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। और नई बातें ज़्यादा पूछी जाती है, लेकिन नई बातें हम तभी समझ पाएंगे जब हमारा बैकग्राउंड क्लियर होगा। बिना बैकग्राउंड के तो हम उससे भी नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, हमारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो है 1 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है, मंडे से। इस सूचना के बाद अब मैं एक अपडेट आपको कराना चाहूंगा, ध्यान से समझना। देखिए, एक तो आप जानते हो कि हमारे नए राष्ट्रपति बने हैं। इनके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी थी। अब आपने देखा है, नहीं देखा है, ये बेटा आपकी समस्या है। द्रौपदी मुर्मू जी, यहां पर आपने एक अपडेट ये करना है कि इनके जो बचपन का नाम है वो काफी हाईलाइट किया जा रहा है। मैंने इससे संबंधित हालांकि क्वेश्चन भी डाल दिया था टेलीग्राम पे, आप वहां पर जाके भी इसे देख सकते हो। इनके बचपन का नाम है पूती। देखो, वैसे जनरली तो क्वेश्चन बनते नहीं है, लेकिन अब इनके नाम को हाईलाइट किया गया है और भारत के राष्ट्रपति है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, तो अपने आप में इनके बारे में जो जानकारी है वो क्वेश्चंस के रूप में हमारे सामने आ सकती है, इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक राष्ट्रपति का जो पेंशन है, देखिए आय अलग चीज होती है। आय तो जैसे इनकम होगी, ठीक है ना, वो तो होती है 5 लाख रुपए, इनकम तो 5 लाख रुपए। मैं पेंशन की बात कर रहा हूं। जो पेंशन है ये होती है 2.5 लाख रुपए, रिटायरमेंट के बाद मिलती है। 2.5 लाख रुपए राष्ट्रपति की पेंशन होती है, ध्यान रखें आप। मैं वापस रिपीट कर दूं, आय अलग चीज होती है। राष्ट्रपति की जो आय है वो 5 लाख रुपए है, भारत की संचित निधि से दी जाती है। इनकम जो है, याद कीजिए, आपको पूरी डिटेल कराई जाती है, आपको कंसोलिडेटेड से दी जाती है। इसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, भारत की संचित निधि। आप जानते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 266 में संचित निधि के बारे में बात कही गई है। तो वापस रिपीट कर दो, राष्ट्रपति जी की जो पेंशन है, राष्ट्रपति की जो पेंशन होती है 2.5 लाख रुपए, इनकम 5 लाख रुपए होती है। और जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति बने हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके बचपन का नाम पूती है। बिल्कुल नजरअंदाज मत कर देना, एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं खेल से संबंधित 2 प्रतिभाओं के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखते हैं ये। दीपक हुडा अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में शतक बनाने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्रिकेटर है, क्योंकि देखिए, कोई भी खिलाड़ी है, सबसे पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसका किस खेल से संबंध है, तभी हम उसके साथ न्याय कर पाएंगे। अब ये चौथे बल्लेबाज हैं। एक तो यहाँ पर आपके इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता है कि दीपक हुड्डा का संबंध किस खेल के साथ है। अब देखिए, आप क्रिकेट प्रेमी हो तो आपके लिए नॉर्मल बात लगेगी, लेकिन जो क्रिकेट प्रेमी नहीं है उसके लिए तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन हो जाता है ये। आप समझते हो इन बातों को। तो हम यहां पर ये जानकारी भी रखना चाहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में ये शतक बनाने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज है। तो 3 कौन बच गए, वो कौन से हैं? जिसमें है, एक है सुरेश रैना। सुरेश रैना, इन्होंने 1 शतक लगाया था, सुरेश रैना ने। इसके अलावा KL राहुल, इन्होंने 2 शतक लगाए। और रोहित शर्मा, इन्होंने
4 शतक लगाए। सुरेश रैना ने 1, केएल राहुल ने 2, रोहित शर्मा ने 4 और दीपक हुड्डा ने अभी 1 लगाया है। तो टोटल 4 भारतीय हो गए। और यदि मैं वर्ल्ड की दृष्टि से बात करूं, भारत के चौथे हैं, विश्व के 70वें खिलाड़ी, 70 नंबर के खिलाड़ी है ये विश्व के। और भारत के टोटल, भारत की दृष्टि से देखेंगे तो चौथे खिलाड़ी हो गए ये, और विश्व की दृष्टि से 70वें। तो सुरेश रैना 1, केएल राहुल 2, रोहित शर्मा 4। आपके यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाला भारतीय कौन है, सर्वाधिक शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो रोहित शर्मा आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही दीपक हुड्डा ये चर्चा में आए हैं, तो वैसे ही क्या होगा, इसके बैकग्राउंड, इसके आसपास की चीजों को एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता है। तो उसमें ये एक बेहतरीन क्वेश्चन बन जाता है कि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन सा है। क्योंकि लोग दीपक हुड्डा की तरफ फिर टूट पड़ेंगे, क्योंकि करंट में चल रहा है ना, तो फिर लोगों को ये ज्यादा ध्यान में रहता है। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक लगाने वाला भारतीय नहीं है, नहीं है। तो 3 नाम यहां से दे देंगे, एक कोई अलग से नाम दे देंगे, ऐसे बनते हैं ये। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। अब मैं क्रिकेट को ही आगे बढ़ाऊंगा और एक महिला क्रिकेटर है मिताली राज। आपके लिए कोई ऐसा नाम नहीं है जिसे आप नहीं जानते होंगे, उन पर बात करना चाहूंगा। मिताली राज, मिताली राज के बारे में अपडेट ये है कि इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। इन्होंने जो अपने करियर का प्रारंभ किया था 26 जून 1999 को किया था आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच से, ओडीआई जिसको आप कह सकते हो, वनडे इंटरनेशनल। इस यहां से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं, देखिए ये 99 से शुरुआत की, इसके आने के चांस बहुत ही कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन मैंने एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आपको बता दिया कि 1999 में जो क्वेश्चन आते हैं वो, देखिए एक क्वेश्चन तो ऐसे बन सकता है कि वर्तमान में महिला क्रिकेटर कौन है जिसने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, और इस तरीके से बन सकता है कि मिताली राज का संबंध किस खेल से है। अभी मैंने कहा ना, हो सकता है आपके लिए वेल नोन हो, लेकिन कई स्टूडेंट होते हैं जो क्रिकेट पर ध्यान नहीं देते, खेल पर ध्यान नहीं देते, तो उनके लिए बहुत बड़ी महाभारत हो जाती है वो। तो क्वेश्चन ऐसे डिजाइन होता है। क्वेश्चन जो बनते हैं वो इनकी उपलब्धियों पर बनते हैं, मेरी बात को ध्यान रखें, उपलब्धियों पर बनते हैं। इन क्या प्रोग्रेस की इन्होंने अपनी लाइफ में, क्या प्राप्त किया, अचीव क्या किया, उन पर बनते हैं। जैसे आपके सामने दूसरी लाइन में लिखे, तीनों तरह के जो भारतीय क्रिकेट टीम है इनको इन्होंने लीड किया। अब तीनों तरह के आप कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आप समझते ही हो, एक ओडीआई हो गया, वनडे इंटरनेशनल हो गया, टेस्ट मैच हो गए, और ये आपके एक T20 हो गया। इनमें इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को लीड किया था, महिला क्रिकेटर है। एक ओडीआई क्रिकेट में आप देखिए कितना शानदार क्वेश्चन बन रहा है, वनडे इंटरनेशनल, मेरे से ज्यादा जानते हो, क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड इनके नाम है, सर्वाधिक रन बनाने का। यहां पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा कि इन्होंने कितने रन बनाए, क्योंकि संन्यास ये ले चुके हैं। इस कारण से आपसे पूछा जा सकता है कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने रन बनाए। तो रनों की जो संख्या है ये है 7,805, 7,805। ये जो रन बनाए थे, इनमें जो योगदान रहा था, इनका 7 शतक मारे हुए हैं इन्होंने, 7 शतक, 7 सेंचुरी मारी हुई है इन्होंने। बहुत बड़ी बात होती है ये,
मिताली राज के बारे में। तो 7 शतक बनाए इन्होंने, तो ऑब्वियसली बात है इनकी जो उपलब्धियां हैं ये भारत सरकार देख रही होती है और समय समय पर इन्हें इन सब के लिए सम्मानित भी किया गया। अब इनके सम्मान की बात करेंगे, लेकिन पहले एक बात इसे नोट कर लीजिए। कौन कौन से सम्मान मिले हैं उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2003 में मिला और 2015 में पद्मश्री पुरस्कार और 2017 में, ये तो आया भी हुआ है, लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? मिताली राज को। 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, जिसे बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अभी ये मिलने ही वाले हैं क्योंकि खेल दिवस पर मिलते हैं 29 अगस्त को, तो इनकी घोषणा पहले हो जाएगी। अभी आप न्यूज़पेपर के टच में रहिए, ये आपको खेल रत्न पुरस्कारों की घोषणा भी होती हुई दिख जाएगी। तो इंपॉर्टेंट होते हैं ये। आप यहां पर ये जरूर लिख सकते हो, भारत में खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार। खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। पुराना नाम क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नोट करो इसे। मिताली राज की आपने उपलब्धियां देख ली। ऑब्वियसली बात है इनकी उपलब्धियों को हर बॉलीवुड का निर्माता या कोई भी फिल्म निर्माता इसे बुलाना चाहेगा। तो इसी दिशा में इनकी एक फिल्म आई है जो इनके स्ट्रगल को बताती है। आप भी अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो, इनके स्ट्रगल को देखिए, कैसे लड़ा इन्होंने, कैसे ये उपलब्धियां प्राप्त की। और उस फिल्म को आपको जरूर देखना है। देखना क्या, पढ़ना है। वो फिल्म है शाबाश मिठू। ये फिल्म है, आपके काम की फिल्म है। आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा, आप खुद को प्रतिबिंबित करोगे इसके अंदर, और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। पुरानी क्वेश्चन से यदि आपको बताऊं मैं, पद्मावत फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया? और भी कई क्वेश्चन है मेरे पास। भाग मिल्खा भाग के निर्देशक कौन है? ये जो फिल्में चर्चा में रहती है, अब भाग मिल्खा भाग आप जानते हो मिल्खा सिंह जी के जीवन पर आधारित है। ये क्या पढ़ा रहा हूं आपको, समझ रहे हो ना मेरी बातों को? इसे स्मार्ट थियरी बोलते हैं। ये होती है स्मार्ट थियरी। फिल्में तो हर शुक्रवार को रिलीज होती है। आजकल तो वो आपका OTT भी आने लग गया, नेटफ्लिक्स टाइप के भी, तो हर बार रिलीज होती है, कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन स्मार्ट थियरी, हमें क्या पढ़ना है वही बताया जा रहा है। तो इसके डायरेक्टर आप ध्यान रखोगे, सरिजीत मुखर्जी। पूछा जा सकता है आपसे, शाबाश मिठू किस महिला क्रिकेटर के जीवन पर आधारित है? ये बना जा सकता है। एक क्वेश्चन आपके इस तरीके से बन सकता है कि शाबाश मिठू में मिताली राज का किरदार किस फिल्म अभिनेत्री ने निभाया? तो आप जानते हो, तापसी पन्नू। इन्होंने ये किरदार निभाया। तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो दोस्तों, आज मैंने आपको एक नई सूचना दी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और इसको अपडेटेड तरीके से पढ़ें। और ऑनलाइन स्टूडेंट, उनको कोई भी समस्या नहीं आएगी, बेफिक्र रहे। जो यहाँ अपडेट कराया जाएगा उनको वहाँ पर मिल जाएगा। मैं वापस रिपीट कर दूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट को भी ये जो नए बैचेज प्रारंभ होंगे, इनके अपडेटेड वीडियो मिल जाएंगे, इसलिए टेंशन ना रखें। जिनका ऑनलाइन कोर्स अभी चल रहा है उनको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।